दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कर्व ट्रेसिंग का पैरामेट्रिक कर्व का पार्ट 2 वाला वीडियो लाया हूं। ऑलरेडी पार्ट 1 वाला वीडियो दोस्तों पहले ही चले गया, जिसमें मैंने एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कराया था। बट यहां पे मैं चाह रहा हूं कि आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, और जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा हम रिविजन ले ले रहे हैं। जब भी हम पैरामेट्रिक टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह की चीजों को ध्यान रखना है। सिमेट्री के लिए हमारा अगर पहला वाला फंक्शन अगर इवन है और दूसरा फंक्शन अगर ऑड है, तो हम दोस्तों हमारा जो सिमेट्री है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रहता है। और यहाँ पे अगर समझो हमारा फर्स्ट ऑड है दूसरा इवन है, तो हमारा जो सिमेट्री है दोस्तों वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रहेगा। ये दो चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए, इवन ऑड एक्स एक्सिस, ऑड और इवन वाई एक्सिस। और दोस्तों इसके बाद हमें टेबल बनाना है टी एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हमें टेबल बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैंने और बोली कि 1 रहेगा तो आपको इस तरह से स्लोप लेना है, मतलब ड्रॉ करना है। -1 अगर आपका स्लोप आया तो इस तरह से ड्रॉ करना है। इंफिनिटी रहा तो इस तरह से, ये रहा तो इस तरह से। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, और जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कराया था बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम चल रहे हैं दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेके, और ये एग्जांपल दोस्तों 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। 4 बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे 1-2 बार तो मैंने लिखा भी नहीं है, पर समझ जाओ कि अगर इतने बार आया तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे पहले पता कैसे चला कि ये पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग है। तुरंत समझ में आ गया कि पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या आएगा दोस्तों, सिमेट्री। अब सिमेट्री अगर मैं बनाने जाऊं तो x इक्वल टू दोस्तों क्या हो रहा है, टी स्क्वायर, एंड देन y इक्वल टू क्या है दोस्तों, t माइनस टी क्यूब बाय 3। अगर मैं यहां पे दोस्तों t अगर मैं पुट कर रहा हूं, -t अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो भी दोस्तों टी स्क्वायर ही रह रहा है। मतलब x इक्वल टू मुझे फाइनली क्या मिल गया यहाँ पे, ये किसका टी स्क्वायर, किसका वैल्यू x का। अगर मुझे x इक्वल टू x मिल गया तो मतलब ये मेरा क्या है दोस्तों, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं पहला वाला फंक्शन मेरा क्या हो गया दोस्तों, इवन। और अगर मैं दूसरा वाला फंक्शन की बात करूं सिस्टमैटिक तरीके से आप लिखना, देखो यहाँ पे मैं -t लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये भी -t, जहां जहां पे t है वहां पे -t। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये -t, ये दोस्तों -t का क्यूब, -t क्यूब आएगा अपॉन 3। तो ये y इक्वल टू -t, माइनस माइनस दोस्तों t क्यूब बाय 3। तो y इक्वल टू दोस्तों यहां से अगर मैं माइनस बाहर लू, अगर मैं माइनस बाहर लू तो अंदर क्या आएगा t, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा t क्यूब बाय 3, क्योंकि जब हम माइनस बाहर लेते हैं तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और इसका माइनस। और ये इक्वल टू दोस्तों किसकी तरह दिख रहा है, y की तरह दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, y इक्वल टू -y, और ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो फाइनली मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि जो मेरा कर्व है दोस्तों, सिमेट्री है। कहां से सिमेट्री, अबाउट, बता दो कहां से, एक्स एक्सिस। क्या आएगा दोस्तों, एक्स एक्सिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि उस लेक्चर को मैंने थोड़ा टाइम लेके बहुत सिस्टमैटिक बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि उस टाइप के और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराऊं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है। तो ये एक्स एक्सिस से हो गया, क्योंकि पहला इवन है दूसरा ऑड है, एक्स एक्सिस। अगर वही पहला ऑड हो जाता दूसरा इवन हो जाता तो वाई एक्सिस हो जाता। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप dy बाई डी एक्स निकाल लेते हो दोस्तों। अब देखो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूं dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालते टाइम दोस्तों आप क्या निकालोगे, dy बाई डी टी, और यहां पे क्या होता है दोस्तों, dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी क्या है दोस्तों आपका, dy बाई डी टी। अगर मैं y वाले को विथ रिस्पेक्ट टू t अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ये 1/3 वैसे ही रहेगा दोस्तों। यहाँ टी क्यूब का क्या आएगा दोस्तों 3 और टी स्क्वायर। एंड दोस्तों नीचे अगर मैं dx बाय यहाँ पे dt आएगा दोस्तों, dx बाय अगर मैं dt लूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टी स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2t आएगा। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो ये मेरा यहाँ पे मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी मिल गया। अब dy बाई डी एक्स का जैसे ही मुझे वैल्यू मिल गया दोस्तों, अब मैं टेबल फॉर्म पे चले जा सकता हूँ। अब मैं देखो टेबल बनाने जा रहा हूँ। टेबल बनाते टाइम मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, देखो यहाँ पे पहले तो मैं इसे कलर कर लेता हूँ। देखो मैं जानबूझ के इतने सारे एग्जांपल्स अलग अलग ले रहा हूँ कि आपको एग्जाम में मजा आ जाए। और प्लीज मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि सच में मुझे पास होना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको इस तरह के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल मैं 6 से 7 बॉक्सेस बना दे रहा हूँ, एक आध अगर एक्स्ट्रा रहा तो भी चलेगा।
1 2 3 4 5 6 देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको पता है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बोला था, ये सब आपको याद है, t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, dy बाय dx है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी अगर इक्वेशन x इक्वल टू टी के फॉर्म में आता है, तो देखो पीछे आ जाओ, जब भी अगर आपका इक्वेशन दोस्तों टी के फॉर्म में आता है, जब भी अगर आपका इक्वेशन पाए, मतलब आपका इक्वेशन अगर दोस्तों साइन और कॉस थीटा के फॉर्म में आता है, तो आपको थीटा के फॉर्म में आता है तो ये सब वैल्यू टी के लेने होते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस से सिमेट्री है तो आप ये वैल्यू ले लो, वाई एक्सिस से तो ये ले लो। ऐसे मैंने, ये कोई रूल नहीं है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट हिंट के लिए याद रखना, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो वैसे अगर आपका इक्वेशन अगर टी के फॉर्म में आ रहा है, जैसे एक्स इक्वल टू हमें टी का स्क्वायर दिया है, तो आपको टी के वैल्यूज दोस्तों ये लेने हैं। वहां पे आपको पाए ये सब नहीं लेना है, पाए लेके क्या करोगे, वहां पे थोड़ी ना आपको साइन थीटा ये सब दिया है, तो वहां पे आप 0 1 2 3 लोगे। क्या लोगे दोस्तों, 0 1 2 3। आप आगे भी वैल्यूज ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर इतने में आपका आंसर आ जाएगा 0 1 2 3। अब इसे आपको पूरा क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अगर x जो है, x का वैल्यू हमें पता है कि हमारा x का वैल्यू क्या है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे दिखाता हूं। x का वैल्यू क्या है दोस्तों, मेरा टी स्क्वायर है। अब मेरा अगर x का वैल्यू अगर टी स्क्वायर है, तो अगर मैं वहां पे t की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और y की जगह पे अगर मैं यहाँ पे फिर से t की जगह पे यहाँ 0 रखूं, यहाँ 0 रखूं, तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, तो दोस्तों क्या आएगा, 1 माइनस 1/3। अब 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ, 3 1 जा 3, 3 माइनस मतलब 2/3। और अगर 2/3 को अगर मैं, आप अपना कैलसी ले लो, मेरे पास तो कैलसी है नहीं दोस्तों, मैं मोबाइल में ही कर लेता हूँ। मोबाइल में अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 2 डिवाइड बाय 3, तो देखो दोस्तों 0.666 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 0.667 ले रहा हूँ। आप कैलसी में अपने निकाल लेना। अब दोस्तों उसके बाद देखो, अब ये वाले वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे अब 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4। और अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूं, तो ये 2 माइनस 2 का क्यूब 8, और दोस्तों नीचे 3 है, 3 2 जा 6, 6 माइनस 8/3 मतलब -2/3। -2/3 मतलब यही सेम है 0.62, बस माइनस फॉर्म में आ गया। अगर सपोज मैं 3 रखता हूं, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9। और यहाँ पे अगर मैं 3 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, और -3, 3 3 जा दोस्तों 9 माइनस 27/3। अब 9 माइनस 27 अगर मैं करता हूं, तो आप डायरेक्ट इसको अपने कैलसी से भी कर सकते हो दोस्तों। तो आई थिंक यहाँ पे -18/3 आ रहा है। अब मुझे इसको चेक करना होगा, चेक मैं कर रहा हूँ, 18 डिवाइड बाय 3। अच्छा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, 3 के टेबल में ही 18 आता है, उसका तो डिवीजन ही नहीं करना है, और -6। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपका हो गया। अब ये होने के बाद देखो, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हमने चीजों को कवर किया है। हाँ, अब याद रखना, जब भी आपका कर्व अगर एक्स एक्सिस को सिमेट्री है, किसको है, एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे नंबर्स है दोस्तों, तो हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है कि कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे वो कर्व क्या होगा। सपोज कोई भी कर्व, अगर सपोज ऐसा कर्व है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा। अगर सपोज इस तरह का कर्व है, तो कहीं पे वो एक्स एक्सिस को क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्ट होगा। और एक्स एक्सिस पे जहां पे वो इंटरसेक्ट होगा, तो दोस्तों वहां पे हमारा y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस से y का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए y वाले इक्वेशन में 0 पुट कर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूं, तो देखो मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, t माइनस टी क्यूब बाय 3। अब दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो गया t क्यूब बाय 3। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 0 ऐसे ही है, दोनों में देखो t में बाहर कॉमन ले रहा हूं, दोनों में t है, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 3। ये t यहाँ 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 3। देन दोस्तों ये टी स्क्वायर, टी क्यूब है ना, नहीं टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 तो बाहर आ गया था, और यहाँ पे इस तरह से आया। अब इस तरह से दोस्तों आया, अब इसे मैं गायब कर रहा हूँ। फाइनली मुझे जो मिला है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, टी स्क्वायर। अब ये 3 मैं वहां पे भेज रहा हूँ 3, तो t इक्वल टू क्या होगा, √3, प्लस ऑफ माइनस भी ले सकते हो, पर ये सभी जो वैल्यूज हैं हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या है। x का, हमारा x के जितने भी वैल्यूज आए दोस्तों प्लस वाले ही है, तो मुझे यहाँ पे प्लस वाला ही वैल्यू लेना है। तो मुझे पता चल गया कि t का जो वैल्यू है दोस्तों √3 आया।
तो यहाँ पे √3 की जगह पे t का जो वैल्यू वो आया। तो ये वैल्यू जो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, वही अगर हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता और अगर t के फॉर्म में इक्वेशन दिया होता तो आप वहां पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करके आप y वहां से आप t का वैल्यू निकालते। तो यहां से अपने को वैल्यू मिल गया √3। अब अगर आप √3 यहाँ पुट करते हो तो √3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, √3 को अगर मैं स्क्वायर लू तो स्क्वायर और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आएगा। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसी √3 को यहां पे लिखूं, ये क्या आएगा √3 का क्यूब बाय 3। अब ये देखो ये √3 है, √3 का क्यूब क्या आएगा दोस्तों 3√3, क्योंकि √3 आपको कितने टाइम लिखना है 3 टाइम। तो ये दोनों का मतलब 3 होगा, ये √3 और अपॉन 3 ये कैंसर, देन √3 माइनस √3 0। तो हमें ये मिल गया। और वैसे तो आपको पता ही है कि इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 ही आने वाला है, तो ये भी आपको पता है, तो वहां से भी आप लिख सकते थे। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपने स्लोप के जो वैल्यूज हैं पूरे के पूरे नहीं लिखे, पूरा का पूरा नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ये जो है कर्व जो है वो x के पॉजिटिव साइड में है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, पहला वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ 0, तो अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं, कहां पे 0 पुट करूंगा दोस्तों, dy बाई dx में। dy बाई dx मेरा ये है, तो यहां पे अगर मैं t की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं, देखो अगर मैं 1 माइनस 0 का स्क्वायर है और नीचे 2 इंटू 0, भाई नीचे भी 0 आ रहा है। अगर कभी भी नीचे 0 आता है तो आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। पहला ही आंसर इंफिनिटी हो गया। और इंफिनिटी मतलब आपको पता है कि आपका जो स्लोप वाली लाइन है कैसी जाएगी, दिखाई दे रहा है, इंफिनिटी मतलब ऐसे y को जाएगी। और दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, अब ये होने के बाद दूसरा, अब अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 1, तो फाइनली 1 1 0 और 0/2 मतलब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 आया। और 0 क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होता है। प्लीज मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अगर आप यहाँ पे ये वैल्यूज निकालते हो, यहाँ पे आप 2 पुट करो आप अपने कैलसी में। अब देखो आप अपने कैलसी में यहाँ पे 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2, तो फाइनली 1 माइनस 4 और 2 2 4, तो यहाँ पे दोस्तों -3/4 आ रहा है शायद। अब -3/4 ये सब जो वैल्यूज आ रहे हैं, मैंने बोला अगर ये वैल्यूज अगर आपको मिल रहे हैं तो आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो तो मतलब है। और अगर उसके अलावा अगर कोई वैल्यूज अगर मिल रहे हैं दोस्तों तो आगे नहीं सॉल्व करोगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप चेक कर लो, अगर उस तरह के वैल्यूज मिल रहे हैं तो आप लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप चेक कर लो, अगर उस तरह के वैल्यूज मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। मतलब 1 -1 0 इंफिनिटी अगर मिल रहा है तो आपको मैंने बताया कि उसका आपको कर्व किस तरह से लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। डायग्राम ड्रॉ करते टाइम, डायग्राम मतलब कर्व को ट्रेस करने जा रहा हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कर्व ट्रेसिंग में एक्सपर्ट बन चुके हो। अब दोस्तों यहां पे देखो, अब यहां पे आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर आपको दिख रहा है 9, तो मैं यहां पे 9 तक नंबर्स ले रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर अगर आप देखोगे y एक्सिस के ज्यादा से ज्यादा नंबर्स कितने तक गए दोस्तों, 6 तक। तो मैं 6 तक y एक्सिस के नंबर्स ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और मेरा सजेशन है कि आप बहुत सारे जो भी देखो, ज्यादा से ज्यादा आपके बुक में ना 10 कर्व है, सभी के डायग्राम्स को, प्रॉपर डायग्राम्स को, जो फाइनल इक्वेशन वाला डायग्राम है उसको याद कर लो। वैसे तो आपको उसका हेल्प रेक्टिफिकेशन में भी मिलेगा, पर याद कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आपको पहले से ही पता होगा कि इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होने वाला है। और फिर बाद में अगर आपको प्रोसीजर भी पता है तो और बल्ले बल्ले है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, पहला क्या है 0,0, तो मतलब ये है पहला, तो हमें पॉइंट मिल गया 0,0। चलो मैं इसको व्हाइट से दिखाता हूँ, ये 0,0। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों 1,0.67, मतलब x का 1 लेना है और y का 0.67। देखो y का मतलब ये आधा है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेना, तो यहां पे कहीं मैं लूंगा। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो x का मुझे 4 लेना है दोस्तों, x का 4 लेना है एंड y का माइनस में लेना है, मतलब y का माइनस में, मतलब ये देखो ये -1 है
तो माइनस में ये -1 का आधा 0.5, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यहाँ पे कहीं पे मेरा ये पॉइंट आएगा माइनस में, इसलिए मैंने नीचे लिया है। अब देखो यहाँ पे x कितना है दोस्तों 9, अब x मेरा कितना है दोस्तों 9, x मेरा 9 है और y कितना है -6, मतलब -6 है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। अब दोस्तों ये वाला ही पॉइंट हो गया। अब 3,0 मतलब जहां पे मेरा कर्व इंटरसेक्ट करेगा, 3,0 मतलब x एक्सिस से 3, ये देखो 3, 0 है मतलब y 0 है मतलब x एक्सिस का पॉइंट। तो दोस्तों अब मुझे समझ में आ रहा है, देखो अब मुझे यहाँ पे एक और चीज पता है कि टेंजेंट वाला पता होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, इन्फिनिटी आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, 0 पे। अब 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो देखो मैंने आपको पीछे डायग्राम याद कराया है, इन्फिनिटी रहा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा उसका टेंजेंट, ऐसा स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है, मतलब ये y वाला इसका टेंजेंट है यहाँ पे। और दोस्तों दूसरा जो है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब कहाँ पे 0 आ रहा है, 1 पे, 1 पे मतलब यहाँ पे दोस्तों 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब देखो 0 के लिए मैंने क्या याद करा है, 0 के लिए आपको क्या करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना है, मतलब यहाँ पे कहीं पे फिर से वो टेंजेंट फॉर्म बनेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कर्व ऐसा कुछ होगा और यहाँ पे हमारा कर्व ऐसा कुछ होगा। तो इससे ये बस पता चलता है कि टेंजेंट जहां पे, तो देखो अब मैं जब कर्व ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ पे ऐसा ले लूंगा और यहाँ पे भी मुझे पता चल गया कि इस तरह से यहाँ पे भी टेंजेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लेते लेते मुझे पता है कि यहाँ पे से इंटरसेक्ट हो रहा है और फिर यहाँ जा रहा है और फिर दोस्तों यहाँ पे जा रहा है, ये मुझे पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि मेरा ये जो कर्व है दोस्तों एक्स एक्सिस को सिमेट्री है, तो मतलब सेम टू सेम जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आएगा। तो मतलब यहाँ पे जहां ये पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो ये 1 में यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे ऐसा कुछ है, तो सेम ऐसा यहाँ पे से जाएगा और सेम दोस्तों ऐसा यहाँ पे से जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो समझो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आएगा, सेम ऐसा जाएगा। जैसा ये यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा, तो सेम दोस्तों ऐसा कहीं चले जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, रिक्वायर्ड कर्व आ गया। तो इस तरह से पैरामेट्रिक कर्व के कोई भी डायग्राम्स को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूं कि एक और क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत सिंपल तरीके से बता दूं। चलो मैं उसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही लिख दे रहा हूं कि जिससे आपका टाइम बचेगा। बस उस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। दोस्तों अभी इसके बाद वाला हमने क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा बोला जाए तो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया। रीजन क्या है पता है, रीजन ये है कि आपका जो टाइम है वो कम लगे और फिर से अगर वही चीज मैं अगर सॉल्व करूंगा तो कुछ मतलब नहीं है। और जिससे क्या होगा पता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करा दूं तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसे भी सॉल्व करोगे, नहीं तो फिर अगर मैं इसे 1 बाय 1 सॉल्व करने जाता तो फिर से 15-20 मिनट का वीडियो लगता, टाइम लगता। मैं चाह रहा हूं कि आपका वीडियो जो है दोस्तों छोटा हो जाए, पर अगर आप ये क्वेश्चन भी अगर थोड़ा बहुत देख के जाओगे, अगर आप बस इसका सॉल्यूशन भी देख के जाते तो भी आपका काम हो जाता। देखो सबसे पहले हमें 2 इक्वेशंस दिया है, हमें उसका कर्व ड्रॉ करना है। हमें समझ में आया एक्स एंड वाई अलग अलग है, पैरामेट्रिक फॉर्म है दोस्तों। मैंने देखो एक्स की जगह पे टी की जगह पे -t रखा, यहाँ पे भी टी की जगह पे -t रखा। साइन -t हमेशा दोस्तों माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आने के बाद प्लस माइनस माइनस हो गया। बाद में ये देखो दोनों में से माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे ही प्लस हो गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा वैल्यू दोस्तों किसका वैल्यू है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको x का वैल्यू दिख रहा होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -x आया, इसलिए ये ऑड फंक्शन है। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, -t रखा, माइनस बाहर ले लिया। अब हाँ, इसमें कॉस में जब भी अगर माइनस फॉर्म में रहा तो माइनस का कॉस प्लस हो जाता है, तो ये कॉस -t कॉस t हो गया। देन यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा वैल्यू किसका है दोस्तों, y का है, तो y इक्वल टू y आया, मतलब ये कौन सा इवन फंक्शन है। और यहाँ पे जब भी ऑड और इवन आता है तो हमारा सिमेट्रिक अबाउट क्या है दोस्तों, y एक्सिस। मैंने x एक्सिस के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा, इसके पहले वाले लेक्चर में एक और अभी एक, और ये y एक्सिस का एक। अब दोस्तों जब भी y एक्सिस का है तो मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट ये वाले वैल्यूज लोगे, इससे ज्यादा भी वैल्यूज आप ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही लेना है। और अगर आप ये लोगे तो सही है। वैसे आप अपने बुक्स में देखोगे तो और भी वैल्यूज लेके सम सॉल्व किया है तो भी आंसर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो मैंने 0 π/2 पाई मैंने लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे x की जगह पे मैंने क्या किया दोस्तों पता है, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया, मतलब जहां जहां पे t है x में, तो यहाँ साइन 0 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, और यहाँ पे भी 0 होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो जाएगा। देन y की जगह पे अगर यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे t का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो cos 0 कितना होता है दोस्तों, 1 1 - 1 0, इसलिए पूरे का वैल्यू 0 आ गया। देन अगर मैं यहाँ पे π/2 पुट करता हूँ, साइन π/2 1 होता है, 1
और यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों पाई बाय 2 प्लस 1, तो ये पूरे को यहाँ पाए मतलब आप अपने कैलसी पे 3.14 लो, 3.14 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 लोगे तो उसका आंसर कुछ 2.57 आएगा। और साथ में दोस्तों ए है, तो मैं ए लिखना भूल गया था, तो साथ में ए भी है। ये समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे मैंने टी की जगह पे क्या रखा, पाई बाय 2। क्यों पाई बाय 2 रखा? क्योंकि यहाँ पे बोला है पाई बाय 2 रखने के लिए। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, इसलिए देखो ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 प्लस 1 है। फिर आप अपने कैलसी में पाई बाय 2 की जगह पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, 3.14 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 करो तो देखो 2.57 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा ए। अब दोस्तों इसके बाद सेम ऐसे ही मुझे क्या करना है, y में पाई बाय 2 रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 2 रखता हूँ, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 होगा, और 1 इंटू ए क्या होगा, ए आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या रखा, पाई रखा। अब साइन पाई हमें, मैंने बोला पाई वाली सीरीज में साइन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 है। तो यहाँ पे मैं अगर पाई रखूंगा तो पाई इंटू ए पाई हो जाएगा, तो पाई मतलब 3.14 इंटू ए। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पाई रखता हूं तो cos पाई माइनस 1 होता है, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2a आ जाएगा। और फाइनली दोस्तों हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dt dx बाई dt, जैसे हमने 12th में, मैं उसी तरह से सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व कर रहा हूं, तो a वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव दोस्तों 0 हो जाएगा। और cos t का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन टी, और बीच में एक माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस साइन टी हो गया। वही अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a वैसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 आएगा, साइन टी का डेरिवेटिव दोस्तों cos t आएगा, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस cos t आया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, हाँ कभी भी साइन टी अपॉन 1 प्लस cos t आया तो ये अपना 12th का मेथड है। साइन को मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो वैसे ही अगर साइन टी है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन, यहाँ 2 थीटा का थीटा हुआ तो टी का क्या होगा, टी बाई 2, और कॉस टी बाई 2। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर, देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये भी एक फॉर्मूला है, 12th में हमने पढ़ा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर आया तो हम क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो वैसे ही 1 प्लस कॉस टी आया तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे लिखने गया, देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया था, ये एक कॉस और इसमें से एक कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस बचा। साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 टी बाई 2। अब ये लिखने के बाद अब उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डी बाई dx के वैल्यूज निकाले। एक बार मैंने उसके अंदर 0 पुट किया, 0 पुट करने का 10 0 क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 0 मिला। और एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, पाई बाय 2 पुट किया। अब देखो यहाँ पे 10 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 2 नीचे आके 4 हो जाएगा, और 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे 1 10 45 1 होता है। और दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया पता है, पाई रखा, तो 10 पाई बाय 2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो मैंने लिखा। तो मैंने बोला कि अगर 1 इंफिनिटी -1 ये सब वैल्यूज आते हैं तो आप लिखो, और अगर उसके अलावा कोई वैल्यूज आता है तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों इसके हिसाब से मुझे कर्व ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो कर्व कितने आसानी तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वही चीज अगर जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वही मैं लिखता तो और टाइम जाता। ऐसे में 3 से 4 मिनट में आपको चीजें समझा दिया, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, और ये सब चीजें अगर नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा आपका। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, मैंने देखा इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज जो थे 3.14 है, मतलब एक्स पे मुझे 4a तक जाना चाहिए, प्लस में, माइनस में तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिए ही नहीं है, तो माइनस में तो है ही नहीं, तो सिमेट्री से मैं बना लूंगा। और y पे मुझे प्लस में ही दिखाई दे रहा है, तो मैंने जानबूझ के माइनस में लिखा कि 2a तक है मुझे वैल्यूज दिखाई दे रहा है। तो मैं पहला वैल्यूज देखो मैंने 0,0 लिया, पहला देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 0,0। दूसरा वैल्यू क्या लेना था, 2.57 अपॉन a। तो देखो x पे 2.57 मतलब ये देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, और y पे a लेना है, तो मतलब इसके सीधे पे मैंने पॉइंट ले लिया। अब दोस्तों इसके बाद 2a, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है, 3.14 से मुझे कहा जाना है, 2a जाना है, तो 3.14 का होगा 3 से थोड़ा सा आगे, और 2a यहाँ के 2a पे, तो देखो इसके सीधे पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया। प्लीज इसको ध्यान से समझना, रफली फिगर आपको बनाना, इतना बहुत ही एग्जैक्ट फिगर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो स्लोप का हेल्प मुझे क्या होगा, डी बाई dx यहाँ 0 है, 0 मतलब मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पे भी अगर दोस्तों 0 हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 है मतलब पैरेलल टू यहाँ पे x एक्सिस आएगा, तो इसलिए मैंने सीधा लिया है, ऐसा कुछ है, मतलब अब ये ऐसा है
टेंजेंट तो समझ जाओ स्लोप ऐसा कुछ जाएगा, मुझे ये आइडिया आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे बना भी दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ स्लोप जाने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। 1 मतलब मैंने बोला था जब भी 1 आएगा तो आपको इस तरह लेना है, और जब भी अगर -1 आएगा तो आपको इस तरह लेना है, क्योंकि 1 मतलब दोस्तों क्या 45 डिग्री का एंगल है, और जब भी अगर -1 आ रहा है तो मतलब 135 का ऐसा एंगल है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सब बता दिया है। ये देखो यहाँ पे 1 आएगा तो आपको इस तरह से लेना है, -1 आया तो इस तरह से, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो मैंने इसलिए इस तरह से लिया, और दोस्तों इसके बाद इन्फिनिटी आया तो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल पे लेना है, तो मैंने सीधा वाई एक्सिस की तरह एक लाइन ले लिया। अब दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका जो कर्व है यहां से भी देखो कर्व की तरह जाएगा, यहां से भी कर्व की तरह जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों कर्व जाएगा आपका। अब इस तरह से आपका यहां से कर्व इस तरह से जा रहा है। सेम आपको पता है कि आपका कर्व दोस्तों कौन से एक्सिस को सिमेट्री है, तो आपको पता है कि आपका जो कर्व है दोस्तों वो वाई एक्सिस को सिमेट्री है, तो सेम टू सेम जो आपका कर्व है दोस्तों यहाँ पे भी आएगा। तो आप जैसे यहाँ पे पॉइंट्स आपने लिया है तो यहाँ पे 2 और 3, मतलब यहाँ पे आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -4 है। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में मतलब यहाँ पे कहीं पे आपका पॉइंट आएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो ये देखो ये सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। और आपको पता है कि इसके बाद ये 3 के थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ पे कहीं पे, उसके हिसाब से आप ले लेना, तो यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। अब इससे ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे भी टेंजेंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट है, उसको देख के, क्योंकि फिगर सिमेट्री है जैसा है उसके हिसाब से बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो ये फिगर आगे जाके फिर से इस तरह से कर्व फॉर्म सिलेक्ट करेगा, मतलब इस तरह से फिर से वो कर्व फॉर्म में आगे फिगर फिर से जाएगा। तो आगे का पार्ट अगर आप नहीं ड्रॉ करते हो तो भी चलेगा, अगर आपको ड्रॉ करना तो सेम टू सेम इतने गैप पे फिर से आपको आगे फिगर ड्रॉ करना होगा। आपके बुक में आगे ड्रॉ है पर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। और दोस्तों ये देखो ये पूरा का पूरा 2A से पास होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम आ गया। सेम यहाँ पे भी आपका एक कर्व है, ये डायग्राम सेम ऐसे आगे जाएगा, तो आपको बनाना है तो बनाओ। यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग नेमिंग दिए होंगे, वर्टेक्स लिखा होगा डायग्राम में तो वो आप बना सकते हो, बेस लिखा होगा वो आप लिख सकते हो, पर इतना अगर आप कर दोगे तो आपका काम हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी तरीके से मैंने बता दिया। अब कर्व ट्रेसिंग में कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, मैंने A to Z क्वेश्चन दोस्तों करा दिया है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि सर एक और करा दो तो प्लीज कमेंट करो, पर मैंने लगभग बहुत अच्छे से आपका कर्व ट्रेसिंग कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।